हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज अंकित एंड वेलकम टू विज्ञान इंस्टीट्यूट। तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, कुछ और नई चीज़ें सीखते हैं। तो आज की क्लास बेटा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज यहाँ से आप सीखोगे कि बॉन्डिंग की कहानी क्या है ना। तो जब हमने इस चैप्टर को स्टार्ट किया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि बॉन्ड के बारे में, और अगर मैं बॉन्ड को कैटेगराइज करने की बात करूं तो हमारे पास बेटा जी दो तरीके के बॉन्ड होते हैं। आप बीच में लिखिए, इसको ऐसे लिख लेते हैं कि सर अगर हम बात करें, हमारे पास दो तरीके के बॉन्ड हैं। एक होते थे जिनको हम कहते हैं फिजिकल बॉन्ड, और दूसरा होता है हमारे पास जिसको हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। तो पहले जरा हम बेसिक सा डिफरेंस सीखते हैं कि सर फिजिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्ड के बीच में डिफरेंस क्या है। ध्यान से देखना। अगर मैं फिजिकल बॉन्ड की बात करूं तो ये फिजिकल बॉन्ड होते हैं बिटवीन टू मॉलिक्यूल्स। ये हमेशा दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बनेंगे, है ना। और ये जो होते हैं बेटा जी थोड़े से वीक होते हैं। ये कैसे होते हैं? थोड़े से वीक होते हैं। समझ में आई बात? सॉरी। अब यह देखिए कि सर ये जो आपके पास वीक बॉन्ड हैं, और अगर मैं केमिकल बॉन्ड्स की बात करूं तो केमिकल बॉन्ड बनते हैं बिटवीन टू एटम्स और आयंस, बिटवीन टू एटम्स और आयंस। ठीक है। और अगर इसी तरीके से फिजिकल बॉन्ड की बात करें तो फिजिकल बॉन्ड में हम डिस्कस करते हैं वैन डर वाल्स फोर्सेस को। फिजिकल बॉन्ड में अगर हम डिस्कशन करें तो यहां पर डिस्कशन करते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग को। तो ये कॉन्सेप्ट मैं आपको चैप्टर के एंड में पढ़ाऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, फिजिकल बॉन्ड क्या होता है। केमिकल बॉन्डिंग की अगर मैं बात करूं तो केमिकल बॉन्डिंग में आपने जनरली सुने होंगे, एक होता है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड, एक होता है आपके पास आयोनिक बॉन्ड, और एक होता है जिसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये तीन तरीके के बॉन्ड आपके पास केमिकल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो वन बाय वन हम इन सबका डिस्कशन करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपनी कहानी को। आज की कहानी है हमारी कि सर हम केमिकल बॉन्ड पढ़ेंगे, और केमिकल बॉन्ड में भी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड से। ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड जनरली क्लास 9 से हम पढ़ते हुए आते हैं, है ना। कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में अगर मैं आपसे पूछूं तो क्या होता है कोवेलेंट बॉन्ड, तो बहुत सारे बच्चों के आंसर्स आते हैं कि सर कोवेलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। अब मुझे एक छोटी सी चीज़ बताओ कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अगर वो शेयर भी करेंगे तो नेगेटिव रिपल्शन होगा। और बॉन्ड बनने का कॉन्सेप्ट हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से या फोर्स ऑफ रिपल्शन से नहीं होता। तो आप ये नहीं कह सकते कि सर कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनेगा। अब मैं आपको समझाता हूं कि कोवेलेंट बॉन्ड का असल में मतलब क्या होता है। आप यहां देखिए कि सर मान लीजिए ये आपके पास एक एटम है, ये हमारे पास एक एटम है। ठीक है। ये आपके पास एक दूसरा एटम है, ये दो एटम हमारे पास है। ध्यान से देखो, मैंने क्या करा है कि सर ये जो एटम आपको दिखाई दे रहा है, इस एटम के पास मान लीजिए यहां पर ये इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। ध्यान से देखो, अब होगा क्या कि सर ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये जो न्यूक्लियस है, देखो इस पे पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज। तो न्यूक्लियस जो है ये अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन पर लगाएगा। ठीक है। ये वाला न्यूक्लियस अपना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इस वाले इलेक्ट्रॉन्स पर लगाएगा। तो देखो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से पास जाएंगे, बट ये एक लिमिट तक पास जाते हैं। उसके बाद इन दोनों एटम्स के न्यूक्लियस का रिपल्शन लगना स्टार्ट हो जाता है। समझ रहे हो? तो यहां पे कहानी क्या है कि सर जब ये पास आए तो कुछ इस तरीके की कहानी होगी। सर ये एटम और ये वाला एटम आपके पास है, इन दोनों एटम ने इतनी पास आ गए कि इनका कुछ पार्ट ओवरलैप कर गया। इनका कुछ पार्ट क्या कर गया? ओवरलैप कर गया। अब देखो, अब यहां से करेक्शन करते हैं जो हम अब तक पढ़ते हुए आए हैं।
कोवेलेंट बॉन्ड पहली बात किसकी वजह से बनता है आप याद रखेंगे सर, बॉन्ड कोई भी हो हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही बनेगा, हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की वजह से ही बनेगा, रिपल्शन की वजह से कभी बॉन्ड नहीं बनता। तो यहां पे कोवेलेंट बॉन्ड किसकी वजह से बन रहा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों एटम्स पास में आने हैं, और जैसे ही दोनों एटम्स पास में आए इन्होंने एक ऐसा जोन बना लिया, ये देखो आप, अगर आप देख पा रहे हो ये जो जोन आपके पास बन के तैयार हुआ है, दिस इज कॉल्ड ओवरलैपिंग जोन। इसको हम क्या कहते हैं, ओवरलैपिंग जोन कहते हैं, इसको हम कहते हैं ओवरलैपिंग जोन कहते हैं इसे, समझना। अगर मैं इस ओवरलैपिंग जोन की बात करूं, इस ओवरलैपिंग जोन मतलब ये वो एरिया है जहां पर दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साथ रह रही है ना, मतलब ये वो जोन है, ये वो एरिया है जहां पर दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साथ रह रही है, और एक साथ रहना उसकी मजबूरी है, और वो मजबूरी क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप ये बात याद रखना कि सर कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है पर उसकी वजह से बॉन्ड नहीं बनता, बॉन्ड हमेशा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बनेगा, और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से दोनों एटम के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैपिंग करने के बाद एक ऐसा एरिया बनाते हैं जहां पे दोनों एटम की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को एक साथ मजबूरी में रहना पड़ता है। क्लियर है? तो याद रखना आज के बाद कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अच्छा, कोवेलेंट बॉन्ड आप देख रहे हो कि सर जब कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो ओवरलैपिंग का फिनोमेना आ रहा है कि सर ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं कि अगर कोवेलेंट बॉन्ड मुझसे कभी कोई पूछता है कि सर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, तो आप कहेंगे सर इट इज अ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, इट इज अ ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। मतलब एटॉमिक ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है उसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, उसी फिनोमेना को हम कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो आज के बाद गलती मत करना कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग को कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं, नहीं। कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब क्या है, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, एक और बात यहां ध्यान से देखो कि सर जनरली जब हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं, जब भी हम कोवेलेंट बॉन्ड की बात करेंगे, ये बॉन्ड देखो पहली बात बता रहा हूं कि सर ये डायरेक्शनल बॉन्ड होता है ना। कोवेलेंट बॉन्ड जब किसी कंपाउंड में बनता है तभी आपको ज्योमेट्री का कॉन्सेप्ट आता है। आयोनिक कंपाउंड की कोई ज्योमेट्री नहीं होती है ना, वो फिर सॉलिड में चले जाते हैं, वहां क्यूबिक ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं। तो कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल बॉन्ड है एक, और इसी की वजह से क्या बनती हैं, ज्योमेट्रीज आपको दिखाई देंगी। तो डायरेक्शनल नेचर है और ये ज्योमेट्री फॉर्म करते हैं, ठीक है। अब देखिए कि सर कोवेलेंट बॉन्ड में आप सुनते हो कि सर एक कार्बन एटम है, वो कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बना रहा है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। मतलब आपने सिंगल बॉन्ड भी सुना है, डबल बॉन्ड भी सुना है, ट्रिपल बॉन्ड भी सुना है। तो ये जो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसे और भी बॉन्ड होते हैं। मान लीजिए कुछ एटम होते हैं जिनके बीच में 4-4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, कुछ एटम होते हैं जिनके बीच में 5 बॉन्ड तक प्रेजेंट है। मतलब अभी तक जो मैक्सिमम कंपाउंड देखे गए हैं जिसके अंदर मैक्सिमम बॉन्ड बन रहे हैं वो 6 ही है। अब मैं आपको जरा इनकी थोड़ी सी कहानी बताता हूं कि सर अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है तो उस सिंगल बॉन्ड को कहते हैं सिग्मा बॉन्ड। कार्बन कार्बन बॉन्ड के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा बॉन्ड होता है, दूसरा पाई बॉन्ड होता है। कार्बन कार्बन या किसी भी एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके अंदर बेटा जी 2 पाई बॉन्ड होते हैं और एक सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है। और अगर मैंने ये जो बात की कि सर 4 बॉन्ड होते हैं, देखो इसको नाम भी दिया जाता है, 4 बॉन्ड वाले को कहते हैं क्वाड्रुपल। इसको क्या कहते हैं, क्वाड्रुपल। एक सेकेंड, इसको हम कहते हैं क्वाड्रुपल, क्वाड्रुपल। और 5 बॉन्ड वाले को कहते हैं क्विंटुपल। इसको हम क्या कहते हैं, क्विंटुपल। तो जिसके पास 4 बॉन्ड है उसके पास एक सिग्मा होगा, 2 पाई होंगे और एक डेल्टा बॉन्ड होता है, ये नए तरीके। तो हमने यहां देखा कि सर क्विंटुपल बॉन्ड के अंदर क्या होता है कि एक सिग्मा, 2 पाई बॉन्ड मिलेंगे आपको और इसके अंदर 2 डेल्टा बॉन्ड मिलते हैं, है ना। अभी आप सोच रहे होगे कि सर ये 4 बॉन्ड 5 बॉन्ड तो हमने सुने ही नहीं, बट इनके कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। मैं आपको बताता हूं कि एक कंपाउंड होता है हमारे पास Re2Cl8,
इस कंपाउंड के अंदर 4 बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं 2 रीनियम के बीच में। तो रीनियम 1 2 3 4, दूसरा रीनियम और Cl 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 और Cl, ऐसे ही 4 Cl इधर लगे होते हैं, Cl 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 और Cl। तो ये आपके पास Re2Cl8 की ज्योमेट्री है। इसके अंदर देखो आपको 4 बॉन्ड देखने को मिलते हैं, स्पेशल केसेस हैं ये। 5 बॉन्ड का भी एक कंपाउंड होता है हमारे पास जिसे हम कहते हैं कि सर कॉपर, और यहाँ पे हमने बनाए 5 बॉन्ड और कॉपर इसके साथ Ar, और यहाँ पर भी हमने क्या जोड़ दिया Ar। तो ये भी कुछ हमारे पास स्पेसिफिक कंपाउंड्स हैं जिनके अंदर 4 या 5 बॉन्ड आपने ऑब्जर्व किए। बट द मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या है? मेन कॉन्सेप्ट हमारा है कि सर हमें सीखना है कि सिग्मा बॉन्ड कैसे बनता है, हमें सीखना है ये पाई बॉन्ड कैसे बनता है। ये तो क्लियर है, बनेंगे सब ओवरलैपिंग से ही, बट किस तरीके की ओवरलैपिंग से आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, किस तरीके की ओवरलैपिंग से आपको पाई बॉन्ड मिलेगा, किस तरीके की ओवरलैपिंग से आपको डेल्टा बॉन्ड मिलेगा, ये सारी कहानी हम इसे बहुत डिटेल से समझेंगे। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्ड मतलब खाली इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग पे खत्म नहीं होता। कोवेलेंट बॉन्ड में तो बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी आपको। तो मैं आपको अब बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट कहानी जो कोवेलेंट बॉन्ड की है, दैट इज ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग, तो देखो ओवरलैपिंग का जब भी नाम आएगा आप समझ जाना कि वो कोवेलेंट बॉन्ड को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि ओवरलैपिंग का मतलब ही कोवेलेंट बॉन्ड है। तो अगर मैं ओवरलैपिंग की बात करूं तो ओवरलैपिंग से हम क्या सीखेंगे? ओवरलैपिंग से हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा, पाई एंड डेल्टा बॉन्ड, कि ये बॉन्ड किस तरीके से फॉर्म होते हैं, कौन इसमें ज्यादा स्ट्रांग होगा, कौन इसमें वीक होगा, ये सारी बातें हम ओवरलैपिंग के फिनोमेना से सीखेंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहली हेडिंग हमने डाली आज फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कराता हूं कि सर जब आप ओवरलैपिंग कर रहे हो, ये जो ओवरलैपिंग हम करते हैं ना बेटा जी, ओवरलैपिंग हम करते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल की। ओवरलैपिंग किसकी करते हैं हम? एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो उससे पहले मैं कुछ चीजें आपको क्लियर कराना चाहता हूं। उससे पहले हम डिस्कशन करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल्स का, क्योंकि अगर आपको ऑर्बिटल्स की शेप के बारे में नहीं पता तो आप कभी भी ओवरलैपिंग नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? शेप ऑफ ऑर्बिटल। और जनरली हमारे पास 4 तरीके के सबशेल प्रेजेंट होते हैं, है ना? एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल, एफ सबशेल। तो आपके पास सबसे पहले मैं बात करूं एस सबशेल की, तो बेटा जी ये जो एस सबशेल है इसके पास एक ही ऑर्बिटल होता है। ऑर्बिटल इसके पास एक ही है, सिर्फ एक ऑर्बिटल इसके पास प्रेजेंट होता है। और एस सबशेल की जो शेप होती है वो होती है स्फेरिकल। वो कैसी होती है? स्फेरिकल शेप होती है, मतलब इस तरीके का आपको कुछ दिखाई देगा, ऐसे करके एक स्फेरिकल शेप इस तरीके से आपको दिखाई देगा। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? ये रिप्रेजेंट करते हैं फेज को। तो ये फेज रिप्रेजेंटेटिव है। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? फेस रिप्रेजेंटेशन है, फेस रिप्रेजेंटेशन है ये सिर्फ फेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आगे की तरफ या फिर बैक साइड की तरफ बात कर रहे हो आप। इसी तरीके से अगर मैं पी सबशेल की बात करूं, इसी तरीके से अगर मैं पी सबशेल की बात करूं तो बेटा जी पी सबशेल की जो शेप होती है वो डम्बेल होती है। कैसी शेप है इसकी? डम्बेल शेप है। और अगर मैं इसके अंदर ऑर्बिटल्स की बात करूं तो बेटा जी पी सबशेल के पास 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। एक होता है जिसको हम कहते हैं px, एक आपको देखने को मिलेगा py, और एक आपके पास होता है pz। ये 3 हमारे पास ऑर्बिटल्स देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अब देखिए कि अगर मैं px की बात करूं तो p का मतलब डम्बेल है, x का मतलब x एक्सिस पर, मतलब इसका मतलब है डम्बेल ऑन x एक्सिस, डम्बेल ऑन x एक्सिस। py की अगर हम बात करें तो py का मतलब होता है डम्बेल ऑन y एक्सिस, डम्बेल ऑन y एक्सिस। और ऐसे ही अगर मैं pz की बात करूं
तो इसका मतलब होता है डम्बेल ऑन जेड एक्सिस, डम्बेल ऑन जेड एक्सिस, जेड एक्सिस पर डम्बेल बन रहा है। ठीक है, मैं ज्योमेट्री दिखाता हूं कि मान लीजिए ये आपके पास है, ये आपके पास एक्स एक्सिस, एक कोई वाई मान लीजिए, एक एक्सिस आपके पास जेड है। तो मैंने मान लिया सर ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड। तो डम्बेल देखो इस तरीके का बनता है सर, ये है हमारे पास डम्बेल। ठीक है, जिम में जो डम्बेल होता है वैसे सही दिखता है। अगर मैं पी वाई की बात करूं तो सर ये आपके एक्स एक्सिस, दिस वन इज वाई एक्सिस, और ये आपके पास जेड एक्सिस है। तो वाई एक्सिस ये है ना, वाई एक्सिस ये है, तो यहां पर डम्बेल कुछ इस तरीके से बनेगा, डम्बेल ऑन वाई एक्सिस। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं पी जेड की बात करूं तो देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड है, तो डम्बेल आपका कुछ इस तरीके से बनेगा, ये बन गया। तो पी एक्स, पी वाई, पी जेड आपको क्लियर रहने चाहिए कि सर पी की शेप डम्बेल होती है, 3 ऑर्बिटल्स बनते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, और इस तरीके के आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट देखिए। तो देखो यहां पे कि अगर हम इसी तरीके से डी सबशेल की बात करें, इसी तरीके से अगर मैं डी सबशेल की बात करूं तो ध्यान से देखो कि सर ये जो डी सबशेल है इसकी जो शेप होती है वो होती है डबल डम्बेल। इसकी शेप कैसी होती है? डबल डम्बेल शेप होती है इसके पास। और अगर मैं डी सबशेल की बात करूं तो इसके पास ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो पहले मैं लिखता हूं उनके नाम। एक होता है जिसको हम कहते हैं डी एक्स वाई, एक होता है डी वाई जेड, एक आपको मिलेगा डी जेड एक्स, एक होता है हमारे पास डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एक होता है हमारे पास डी जेड स्क्वायर। ये 5 ऑर्बिटल्स आपको देखने को वहां पर मिलेंगे। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, ये जो 3 हैं, इनके अंदर जो लोब्स होती हैं वो बिटवीन द एक्सिस लाई करती हैं, वो बिटवीन द एक्सिस लाई करती हैं। और ये जो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, डी जेड स्क्वायर है, इनके अंदर जो लोब्स होती है वो ऑन द एक्सिस लाई करती हैं, वो ऑन द एक्सिस लाई करती हैं, मतलब एक्सिस पर बनेगी और इन तीनों के अंदर एक्सिस के जस्ट बीच में बनती हैं। तो ध्यान से देखो, मैंने क्या करा कि सर ये मैंने मान ली 2 एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो डी एक्स वाई का मतलब है कि सर एक्स एक्सिस पर एक डम्बेल और एक इस एक्सिस पर बनेगा। देखो दोनों में एक्सिस के बीच में बन रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? डी एक्स वाई। अगर मान लीजिए कि सर ये है आपके पास, इसको आपने वाई एक्सिस मान लिया, ये जेड एक्सिस है, तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में बनेगा, वाई और जेड एक्सिस के बीच में देखो ये बन गया। और देखो लोब मैं किसको कह रहा हूं? ये होती है लोब, ये सब आपके पास क्या है? लोब है, ये लोब है आपके पास। ठीक है, इसी तरीके से डी जेड एक्स की बात करें हम, तो ये आपने जेड एक्सिस मान ली, आपने एक्स एक्सिस मान ली, तो देखिए यहां पर लोब जेड और वाई एक्सिस के बीच में बन जाएंगे। इस तरीके की कहानी होगी। इसी तरीके से अगर मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करूं, ध्यान से समझना, तो मैंने कहा कि सर इन दोनों के अंदर जो लोब्स होती हैं वो ऑन द एक्सिस लाई करती हैं। तो देखिए एक्स एक्सिस पर यहां पर आ जाएगी, एक लोब इस एक्सिस पर आ गई, तो इसको आपने एक्स एक्सिस माना है, ये आपके पास वाई एक्सिस है। और डी जेड स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो आपने मान लिया ये जेड एक्सिस है, तो बेटा जी ये आपकी एक लोब ऐसे बनती है जेड एक्सिस पर, और एक इसके अंदर रिंग बनती है इस तरीके से, एक रिंग आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर कुछ इस तरीके से। तो ये हमारे पास ज्योमेट्री होती है डी जेड स्क्वायर की। मैं एक बार आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए आपके पास कुछ इस तरीके की कहानी है, यहाँ देखिए कि सर ऐसे करके है ये, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, तो इनके बीच में बन गई, 4 लोब्स इनके बीच में आ जाएंगे ऐसे करके, है ना। और वाई जेड अगर मान रहे हो तो वाई जेड के बीच में आ जाएंगे, जेड एक्स मान रहे हो तो जेड एक्स के बीच में आ जाएंगी।
अगर मैं डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की बात करूं तो देखो जो लोब बनेगी वो इस एक्सिस पर बनेगी, नीचे वाले एक्सिस पर बनेगी, इधर एक्सिस पर बनेगी और इधर एक्सिस पर बनेगी। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है। जेड स्क्वायर में क्या हो रहा है कि सर जेड स्क्वायर में सिर्फ जेड एक्सिस है और एक लोब ऐसे बन रही है ऊपर की तरफ, एक लोब नीचे की तरफ, और एक्स वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी स्फेरिकल एक रिंग बना के घूम रही है, जिसको हम नोडल रिंग या फिर इसको हम डफ रिंग कहते हैं। इसको हम नोडल रिंग कहते हैं या फिर हम इसको बेटा जी डफ रिंग भी कहते हैं। इसको हम डफ रिंग भी कहते हैं। तो अगर आप ओवरलैपिंग सीखना चाहते हो तो ओवरलैपिंग के लिए आपको एक बार पता होना चाहिए कि एस सबशेल के पास एक ही ऑर्बिटल है, पी के पास 3 ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड। पी एक्स का मतलब डम्बेल ऑन एक्स एक्सिस, पी वाई का मतलब डम्बेल ऑन वाई एक्सिस एंड पी जेड का मतलब होता है डम्बेल ऑन जेड एक्सिस। इसी तरीके से अगर हम डी सबशेल की बात कर रहे हैं, देयर आर 5 ऑर्बिटल्स, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, इन तीनों का फॉर्मेट आपको सेम लग रहा है। इसका मतलब है कि सर इन तीनों के अंदर जो आपका डबल डम्बेल बन रहा है वो एक्सिस के बीच में बनेगा। अगर डी एक्स वाई है तो एक्स और वाई एक्सिस के बीच में है, डी वाई जेड है तो वाई और जेड एक्सिस के बीच में है, और अगर डी जेड एक्स है तो जेड और एक्स एक्सिस के बीच में आपको डबल डम्बेल बना देना है। और अगर मान लीजिए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर या डी जेड स्क्वायर है, इन दोनों केसेस में जो आपका डबल डम्बेल बनता है उनकी जो लोब्स होती है वो जस्ट एक्सिस पर बनती है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का मतलब कि एक्स और वाई एक्सिस पर डबल डम्बेल बनेगा, और डी जेड स्क्वायर का मतलब होता है कि सर जेड एक्सिस पर आपको एक डम्बेल दिखाई देगा और एक्स वाई एक्सिस में क्या होते हैं कि वो अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को चारों तरफ इस डोनट रिंग के अंदर घूमते रहते हैं। अच्छा, एक बात मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि सर ये जो डी जेड स्क्वायर है ये आपको थोड़ा सा अलग सा लगा बाकियों के कंपैरिजन में। तो ये क्या है बेटा जी, कॉम्बिनेशन होता है। जैसे आपने अभी डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर देखा, ऐसे ही डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है, ऐसे ही डी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर होता है, ऐसे ही डी जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर है। तो इसकी कहानी तो अलग रखी हमने। ये दोनों जो आपके पास ऑर्बिटल्स थे इन्होंने कॉम्बिनेशन कर लिया। इन्होंने क्या करा, कॉम्बिनेशन कर लिया। और कॉम्बिनेशन करने के बाद देखो ये वाई और जेड एक्सिस पर था। मान लीजिए आपने ऐसे करा कि सर इसको जेड एक्सिस मान ली, ये वाई एक्सिस है, तो वाई और जेड एक्सिस पर बनाना है ना आपको। तो देखो ये बन गया वाई एक्सिस और यहाँ पर हमारे पास बन गया ये जेड एक्सिस पर। और ऐसे ही हमने यहाँ बनाया, ये जेड एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो देखो ये बन गया आपके पास, ये बन गया आपके पास इधर से, और ये बन गया आपके पास इधर से। ध्यान से देखो। अब यहाँ पे क्या होगा सर, जब ये दोनों कंबाइन हुए तो जेड जेड कंबाइन होके जेड एक्सिस तो आपकी बड़ी हो गई, मतलब इस पे तो लोब आपकी थोड़ी सी बड़ी हो गई इस तरीके से। मान लीजिए, अरे एक सेकंड रुकना बेटा, एक एक्सिस पर तो आपकी ये लोब इस तरीके से थोड़ी सी बड़ी हो गई, और देखो अब आपको एक्स एक्सिस पर भी दिखाई दे रही है लोब, वाई एक्सिस पर भी। तो एक्स वाई एक्सिस पर क्या होने लगी, वो स्फेरिकल घूमने लगी इस तरीके से। तो इस तरीके की ज्योमेट्री हमारे पास बनी और इसी को नाम दे दिया गया डी जेड स्क्वायर, है ना। तो ये कहानी है हमारे पास डी जेड स्क्वायर की, कि वो लीनियर कॉम्बिनेशन होते हैं कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के, उसकी वजह से लोब्स कुछ मर्ज हो जाती हैं, और जो लीनियर मर्ज होगी उसने एक बड़ी एक्सिस बना ली, बाकी एक्स वाई एक्सिस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घूम रही है। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन, उसके बाद सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ बताऊंगा, फिर पाई बॉन्ड फॉर्मेशन, पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ, देन हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को मर्ज करेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे हम कोवेलेंट बॉन्ड में। तो आज की वीडियो को मैं यहीं ऑफ करता हूं, एक बार बहुत अच्छे से समझ लेना सारी चीजों को। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड, देन फॉर्मेशन ऑफ पाई बॉन्ड। तो आज की वीडियो यहीं ऑफ करते हैं कि बाय बाय।